नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी की नई यूट्यूब वीडियो के अंदर। मैं आपका दोस्त राही मेहता। पिछली वीडियो में आपसे वादा करके गया था कि 2024 में आने वाले एचसीएस एवं यूपीएससी एग्जाम के लिए मैं हिस्ट्री आपके लिए सरल बनाने का काम करूंगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज लेकर आया हूं। इस नई वीडियो सीरीज के अंदर हम पूरी हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। हम इस पूरे सेशन के अंदर, इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर आपको सारी की सारी हिस्ट्री अच्छे क्रोनोलॉजिकल वाइज रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखें और इससे जितना हो सके उतना अपने लिए फायदा निकाल सकें, क्योंकि एचसीएस और यूपीएससी का एग्जाम जो है उसमें हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट मैटर, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। इसी इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, इसके क्वेश्चंस को समझते हुए हम हिस्ट्री रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी के बाहर के भी हम क्वेश्चंस इनके अंदर सोल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर कवर कर दिए जाएंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस ये होने वाली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये पूरी वीडियो सीरीज मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और इस पूरी वीडियो सीरीज के बाद आपको जितना भी इससे फायदा हो पाएगा वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है जनाब, तो मैं आज पहली वीडियो शुरू करता हूँ, पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का आज पहला वीडियो रहेगा। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 20 के 20 क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की भी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम कई कई सारे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स आज ही रिवाइज कर लेंगे। जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला, न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ द कॉइन्स, यानी कि हमें इसमें निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है और कौन सा ऑप्शंस इसके अंदर, कौन सा पेयर इसके अंदर इनकरेक्ट दिया गया है इसके बारे में जानना है। पहला, न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ द कॉइन्स, यानी कि मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन होता है। दूसरा, एपिग्राफी स्टडी ऑफ द ओल्ड राइटिंग्स यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन, यानी कि पुरालेख, शिलालेखों में प्रयुक्त पुराने लेखों का अध्ययन। इसके बाद पेलियोग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो दोस्तों जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, हम ओल्ड एनसीईआरटी जब खोलते हैं तो उसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर हिस्ट्री को हम किन किन तथ्यों से हम पढ़ते हैं, किन किन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए, उस चैप्टर के अंदर हमको ये तीनों वर्ड दिए गए हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में से ही डायरेक्ट निकाला गया है। और न्यूमिस्मेटिक्स के ऊपर तो यूपीएससी ने पहले एक बार मेंस के अंदर भी सवाल पूछा था, यानी कि इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन हमको ढूंढना है इसके अंदर से। पहला, न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ द कॉइन्स। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स को ही स्टडी ऑफ द कॉइन्स बोला जाता है। दूसरा, एपिग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ द ओल्ड राइटिंग्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन। नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये गलत है। तीसरा, पेलियोग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये भी गलत है। यहाँ पर एपिग्राफी एंड पेलियोग्राफी की जो डेफिनेशन है, यानी कि पुरालेख एवं पुरालेख शिलालेखाओं के बारे में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो ट्विस्ट करके दी गई है। एपिग्राफी में पेलियोग्राफी की डेफिनेशन और पेलियोग्राफी के अंदर एपिग्राफी की डेफिनेशन दी गई है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और हमसे गलत ही उत्तर पूछा गया है। तो हमारे लिए उत्तर क्या आ जाएगा इसमें? 2 एंड 3 ओनली, यानी कि बी ऑप्शन। अब हम समझ लेते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। पहला रहेगा न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स नाम से ही क्लियर होता है कि इसके अंदर हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री के अंदर किस राजा ने, किस राजवंश ने कहां कहां पर कितने कितने प्रकार के सिक्कों को इशू किया। वो सिक्के सोने के बने थे, सिल्वर के बने थे, कॉपर के बने थे। उन सिक्कों के ऊपर किस प्रकार की इमेज हुआ करती थी, किस प्रकार की कलाकृतियां हुआ करती थी, वो सिक्के किस इलाके में सर्कुलेट हुआ करते थे। इस सब चीजों से हमको पता लगता है कि उस राजवंश के दौरान व्यापार किस प्रकार से था। व्यापार अच्छा था तो सिक्के ज्यादा इशू किए जाएंगे, क्योंकि व्यापार करने के लिए सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। अगर व्यापार कम होता गया तो कम सिक्के इशू किए जाएंगे, या फिर उस प्रकार के मेटल को इस्तेमाल किया जाएगा, धातु को इस्तेमाल किया जाएगा जो उस राजवंश के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो सबसे पहले सिक्के हुआ करते थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स हुआ करते थे। ऐसे सिक्के हुआ करते थे जिनके ऊपर धातु पर किसी प्रकार की औजार से पंच कर दिया जाता था और कोई इमेज जो थी वो ड्रॉ कर दी जाती थी। धीरे धीरे उसके बाद हमने मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पोटिन, लेड, कई तरीके के सिक्कों का हमने इस्तेमाल किया है पूरी हिस्ट्री के अंदर। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन। अब जो राजवंश भारत देश के अंदर थे वो बहुत सारे शिलालेख जो थे उनको
अपने इलाके के अंदर गढ़वा कर जाते थे। उनके अंदर शिलालेखों पर बहुत ही जानकारी प्रोवाइड की जाती थी कि किस राजवंश का राज्य कहाँ तक था, किस राजवंश ने कौन से अच्छे अच्छे काम किए, किसको जमीन दान में दी, या कौन सा इलाका जो था वो जीता और उस जीत की खुशी के अंदर एक शिलालेख लगाया गया। उसकी स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं। तीसरा पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी, पेलियो का मतलब होता है पुराना, पुरानी चीजों की स्टडी, यानी कि पुरानी राइटिंग्स की स्टडी पेलियोग्राफी कहलाई जाती है। पेलियोग्राफी यानी कि पुरालेख शिलालेखों का, शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन काफी सिंपल, काफी जनरल, काफी बेसिक था। इसको हम यहीं तक समाप्त करेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड बाय द सातवाहनास। दूसरा ऑप्शन रहेगा, पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड लार्जली ऑफ सिल्वर। ठीक है जी, अभी हम पंच मार्क कॉइन्स की बात कर ही रहे थे और दूसरे क्वेश्चन के अंदर वही चीज हमसे पूछी भी गई है। इसको एक बार हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन, सातवाहनों द्वारा बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। और दूसरा, छिद्रित सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे। अब हमको इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है। पिछले सवाल में हमसे इनकरेक्ट आंसर पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लार्ज नंबर्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड बाय द सातवाहनास। गोल्ड कॉइन्स, यहां पर मुझे डाउट पैदा हो रहा है। इस गोल्ड नाम को पढ़कर और सातवाहनास को साथ में पढ़कर मेरे मन में डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है? सातवाहनास ने गोल्ड सिक्के ज्यादा मात्रा में नहीं लॉन्च किए थे, नहीं चलाए थे। सातवाहनास जो थे वो सिल्वर के, कॉपर के, लेड के एंड पोटिन नाम के एक मेटल के सिक्के सबसे ज्यादा मात्रा में इशू करते थे। इसके बाद दूसरा, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई इसके अकॉर्डिंग? ये गलत हो गई। और दूसरा, पंच मार्क्ड कॉइन्स वर लार्जली मेड ऑफ सिल्वर। हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। पंच मार्क्ड यानी कि छिद्रित सिक्के जो थे वो ज्यादातर चांदी के ही बने हुए होते थे। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। आंसर हमारा 2 ओनली आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। बट यहीं तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम थोड़ा सा सातवाहनास के बारे में भी जानेंगे। सातवाहना राजवंश जो था वो दक्षिण के पठार पर मौजूद था। ये आज के आंध्रा, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र के हिस्सों के अंदर फैला हुआ था। सातवाहनास की स्थापना जो थी वो सिमुक ने की थी। एवं सातवाहनास का जो वंश था वो लगभग 300 साल तक चला। ये दक्षिण के अंदर बहुत ही मजबूत और बेहद शक्तिशाली राजवंश के रूप में जाने गए। इसके साथ साथ सातवाहनास जो थे वो अपने नाम के आगे, सातवाहनास के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम यूज किया करते थे। मैट्रिलिनियल नेमिंग इन्होंने इंडिया के अंदर पहली बार स्टार्ट करी थी, जिसके चलते गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमाई, तो अपनी मदर का नाम राजा जो थे वो अपने नाम से पहले ले रहे थे। जबकि ज्यादातर एरियाज के अंदर भारत में पिता का नाम पहले लिया जाता है और माता का नाम बाद में लिया जाता है या नहीं ही लिया जाता है। बट सातवाहना इसलिए ही प्रचलित है, या एक इनकी ये खास विशेषता है कि ये मैट्रिलिनियल नेम्स का इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ साथ सातवाहनास जो थे वो देश के, हमारे देश के पहले ऐसे राजवंश थे, पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिसने पोर्ट्रेट कॉइन इशू किए। कौन से? पोर्ट्रेट कॉइन। ये ऐसे सिक्के हुआ करते थे जिनके ऊपर कोई ना कोई चित्र बना हुआ होता था। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कॉइन है जिसके ऊपर शिप बनी हुई हुई थी। शिप यानी कि समुद्र में चलने वाला जहाज। पोर्ट्रेट कॉइन, सिक्के के ऊपर शिप का बनना, यह दर्शाता है कि सातवाहनास के दौरान जो व्यापार था समुद्र के माध्यम से वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसी का ध्यान में रखते हुए उसको और आगे प्रचलित करने के लिए सातवाहना ने जो अपने समय में सिक्के इशू किए, उनमें से कुछ सिक्के जो थे वो उनके ऊपर शिप का पोर्ट्रेट बना हुआ करता था। इसके अलावा भी और बहुत तरीके के सिक्के जो थे वो सातवाहनास ने इशू किए थे। हम जब कभी अगली सीरीज के अंदर प्रॉपर एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, सब्जेक्ट टॉपिक बाय टॉपिक, तो उसके अंदर सातवाहना से रिलेटेड और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम जान पाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। पंच मार्क्ड कॉइन्स, हाँ जी, ये सिल्वर के ही ज्यादा बने हुए होते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी कि छिद्रित सिक्के चांदी के बनते थे, बिल्कुल सही बात है। और सातवाहनास जो थे वो गोल्ड के नहीं, कॉपर, सिल्वर, लेड एंड पोटिन, इनके ज्यादा सिक्के जो थे वो इशू करते थे। तो दोस्तों, आंसर बी। अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिज्म। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिज्म। पहला, द सुत्त पिटक कंटेन्स द सेइंग्स ऑफ बुद्धा। ठीक है जी, यानी कि सुत्त पिटक में बुद्ध की बातें की गई हैं। दूसरी स्टेटमेंट, द विनय पिटक कंटेन्स द फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। ठीक है जी। तीसरी स्टेटमेंट, द अभिधम पिटक कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन। अब मेन बात, हमसे यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो हम इनमें से तीनों में से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो वो भी मैं पढ़ देता हूं। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं के दार्शनिक विचार शामिल हैं। अभिधम पिटक में मठवासी अनुशासन के नियम शामिल हैं। ठीक है जी, तो सोल्व करते हैं इसे। द सुत्त पिटक कंटेन्स द सेइंग्स ऑफ बुद्धा, बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा, द विनय पिटक कंटेन्स द फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, नहीं, ये गलत है। तीसरा, द अभिधम पिटक कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा वन ओनली, यानी कि ए हमारा आंसर हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व चलो हो गया, अब इसके बारे में और जानते हैं। द सुत्त पिटक कंटेन्स द सेइंग्स ऑफ बुद्धा, ये पिटक है क्या, ये लिटरेचर है क्या, ये बुद्धिज्म के बारे में हमको क्या बताती है? तो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध लिटरेचर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है कैनोनिकल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर और दूसरा पार्ट है नॉन कैनोनिकल। जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक, ये बुद्धिज्म के कैनोनिकल लिटरेचर के अंदर आते हैं। ऐसा लिटरेचर जो बुद्ध धर्म में स्वीकार्य है कि ये बुद्ध के द्वारा ही या बुद्ध से जो रिलेटेड सबसे बड़े बड़े उसके जो शिष्य थे उनके द्वारा ही ये रचित है। तो सुत्त पिटक में तो बुद्धा के बारे में बताया गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सुत्त पिटक को अलग अलग निकायों में डिवाइड किया गया है। निकाय, निकाय का अर्थ हुआ भाग, और जो 5 निकाय है टोटल सुत्त पिटक के अंदर, यानी कि 5 भागों में यह विभाजित है। जो 5वां भाग है सुत्त पिटक का, उसके अंदर हमको मिलती हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं जो है वो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड कहानियां हैं, जो बहुत ही प्रचलित है, एवं इनको भी सुत्त पिटक के 5वें निकाय के अंदर शामिल किया गया। दूसरा, विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक के अंदर मौजूद है रूल्स ऑफ द मोनेस्टिक डिसिप्लिन, यानी कि यहां पर भी ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, विनय पिटक में अभिधम पिटक की स्टेटमेंट लिखी गई है, अभिधम पिटक के अंदर विनय पिटक की स्टेटमेंट देकर हमको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। हम कंफ्यूज नहीं हुए, हमने सही उत्तर खोज लिया। तो विनय पिटक कंटेन्स द फिलोसॉफिकल आइडियाज, ये नहीं, विनय पिटक कंटेन्स रूल्स ऑफ द मोनेस्टिक डिसिप्लिन। क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्धा ने संघ की स्थापना की थी, बुद्धा ने मोंक भिक्षु बनाए थे। तो भिक्षु जब अपने संघ के अंदर रहते थे तो उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता था, कुछ कंडक्ट को फॉलो करना होता था। अगर वो उस रूल्स कंडक्ट के अगेंस्ट जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता था और उनको सजा भी सुनाई जा सकती थी। तो वो कौन सी सजा सुनाई जाएगी या कौन कौन से रूल्स को उनको फॉलो करना है, यह बात विनय पिटक के अंदर दी गई। तीसरी, अभिधम पिटक, ये इन दोनों के बाद में लिखी गई थी। अभिधम पिटक जो थी वो सुत्त पिटक एवं विनय पिटक के कई समय बाद में लिखी गई एक लिटरेचर की किताब है, जो बुद्धिज्म से डील करती है, जिसके अंदर बुद्धिज्म से रिलेटेड दार्शनिक बातों, दार्शनिक विचारों को शामिल किया गया है। यह इसकी खास विशेषता है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक, इनको एक साथ हम त्रिपिटक बोलते हैं। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, कैनोनिकल लिटरेचर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये। और जब हम वही दूसरी वीडियो सीरीज जब मैं लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं एंशिएंट हिस्ट्री आपको पूरी रिवाइज करवाऊंगा, तो उसके अंदर जब हम बुद्धिज्म के टॉपिक पर आएंगे तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये कब लिखी गई, किसने लिखी, वो सारी बातें भी हम उसके अंदर समझेंगे, रिवाइज करेंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पर हुई वो भी हम उस वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे। और किस राजा के काल में बुद्धिज्म में क्या बड़े बदलाव आए, बुद्धिज्म के अंदर कैसे अलग अलग सेक्ट जो थे वो डेवलप हुए, वो भी हमको याद करना होगा। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों पर ही हम बहुत ही ज्यादा गहन विचार के साथ सारा का सारा सिलेबस रिलेटेड मटेरियल आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। अजीत केशा कंबाली आजीवक स्कूल, यानी इसमें हमको क्या करना है, जितने भी भारत के अंदर अलग अलग वैचारिक स्कूल जो पैदा हुए, वैदिक रिलीजन के साथ साथ भारत के अंदर और भी कई सारे जो स्कूल्स थे, विचारधाराएं थी, जो दार्शन थे, वो पैदा हुए।
कौन सा दार्शन, कौन सा विचार किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, यह सवाल है। इनके बीच में हमको सही उत्तर खोजना है कि यह विचार या यह दार्शन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो पहला अजीत केशा कंबाली आजीवक स्कूल, दूसरा पखुदा कत्यायना परमाणु सिद्धांत, तीसरा पुराण कश्यप सांख्या स्कूल और चौथा मखाली गोसाला चारवाहक स्कूल। तो हमें इसमें सही उत्तर खोजना है। तो इसमें सही उत्तर क्या आएगा? सबसे पहले अजीत केशा कंबाली आजीवक स्कूल। अजीत केशा कंबाली आजीवक स्कूल, यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द पखुदा कत्यायना एटॉमिक थ्योरी, कत्यायना के द्वारा एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, परमाणु सिद्धांत दिया गया था, यह बात ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो गई हमारी। तीसरा, कश्यप के द्वारा सांख्या स्कूल दिया गया था, बिल्कुल ठीक, कश्यप ने ही सांख्या स्कूल को चलाया था, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गई। और चौथा, मखाली गोसाला, इन्होंने चारवाहक स्कूल दिया था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और 3। 2 और 3 किसमें मौजूद है? ए में नहीं है, ये कटा। बी में है आंसर, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर आ जाएगा हमारा 2 और 3। तो आंसर तो हमारा निकल गया। ये तो हमने फैक्ट याद कर लेंगे कि भाई ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, ये किसके द्वारा चलाया गया था, इस फिलोसफी के अंदर क्या था, ये दार्शन किसकी बात करता था और किसको नकारता था, ये तो हम याद कर लेंगे। पर ये शुरुआत क्यों हुई थी इन अलग अलग दार्शनों की भारत के अंदर, ये जो एनालिटिकल पार्ट रहेगा, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैक्ट तो हम याद कर ही सकते हैं, कर लेंगे, इन सभी फैक्ट्स को मैं आपको याद भी करवाऊंगा जब हम पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे। तो सबसे पहले, ये जो अलग अलग दार्शन थे भारत के अंदर, ये ऋग्वेदिक काल के बाद जब हम लेटर वैदिक काल के अंदर आए, उसके भी आखिरी समय के अंदर भारत देश में अलग अलग दार्शन विचारधाराएं पैदा हुई। क्योंकि यह दार्शन विचारधाराएं जो थी, ये ब्राह्मणिकल रिलीजियन के अंदर मौजूद जो ज्यादा ही रिचुअलिज्म था, उसके खिलाफ थी। और समाज के वो हिस्से जो सामाजिक स्तर में दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में आते थे, उनके द्वारा इनको शुरू किया गया था। क्योंकि वैदिक काल के अंदर हमारे समाज को 4 चरणों में बांट दिया गया था। जो सबसे ऊपर थे समाज में, उनको ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्यास और चौथे नंबर पर शूद्र समाज को डाला गया था। तो ब्राह्मण जो थे वो समाज में सबसे ऊपर थे, उनकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए, उनके द्वारा चलाए जा रहे रिचुअलिज्म को खत्म करने के लिए देश में अलग अलग लोगों ने आवाज उठाई, जिसके चलते भारत देश में 52 के करीब सेक्ट जो थे वो इस काल के अंदर डेवलप होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे बुद्धिज्म एवं जैनिज्म। इसके अलावा चारवाहक स्कूल एवं आजीवक स्कूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। एटॉमिक थ्योरी एंड सांख्या स्कूल, ये वो दार्शन है जिन्होंने वेदों को स्वीकार कर लिया था, जिन्होंने वेदों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई थी, जिन्होंने अपनी फिलोसफी को वैदिक फिलोसफी के अंदर ही समेट कर रखा था। परंतु जो आजीवक स्कूल एवं चारवाहक स्कूल है, ये वेदों को पूरी तरीके से सत्य नहीं मानते थे। इनकी फिलोसफी जो थी, दार्शन जो था, वो वैदिक फिलोसफी से थोड़ा अलग था और उससे बाहर था। तो सही क्रम क्या होगा? कत्यायना के द्वारा दिया गया था परमाणु सिद्धांत एंड कश्यप के द्वारा दिया गया था सांख्य सिद्धांत, जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में से 2 सिद्धांत है। ठीक है, तो उत्तर है हमारा बी, 2 और 3 ओनली। पहले दो, पहला और चौथा ऑप्शन गलत रहेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जैनिज्म बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है। द आइडिया ऑफ सयादवाद बिलीव्स इन द रिलेटिविटी ऑफ द ट्रूथ। ओके। द जैनास वर एडवाइज्ड नॉट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ठीक है जी, इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है। अगला, स्यादवाद का विचार सत्य की सापेक्षता के में विश्वास करता है। तीसरा, जैनियों को कृषि न करने की सलाह दी गई। जैनियों को कृषि न करने की सलाह दी गई। तो जी, सबसे पहले जैनिज्म, इसको अगर हम सोल्व करें तो जैनिज्म बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जैनिज्म एक तरीके से एथिस्टिक रिलीजन है, नास्तिक रिलीजन है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है।
जैनियों के लिए भगवान जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो भगवान को महावीर जैन से नीचे का दर्जा दिया गया है। और पहली बात तो जैनी फिलोसफी जो है वो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं रखती है। उनके लिए भगवान है ही नहीं, अगर है भी तो वो बुद्ध में महावीर जैन से नीचे ही है। महावीर जैन सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे जैनिज्म के अंदर। दूसरा, आइडिया ऑफ स्यादवाद बिलीव्स इन द रिलेटिविटी ऑफ द ट्रुथ। स्यादवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जैनिज्म में है। स्यादवाद एंड न्यादवाद, ये दो स्कूल्स हैं जो जैनिज्म के अंदर हैं, जो अलग अलग बातें करते हैं। तो द आइडिया ऑफ स्यादवाद बिलीव्स इन द रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ, सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? स्यादवाद एक ऐसी फिलोसफी जो जैनिज्म का हिस्सा है, वो ये बोलती है कि किसी का भी सत्य पूरी तरीके से सत्य नहीं होगा और किसी का असत्य पूरी तरीके से सत्य नहीं होगा। मेरे लिए जो सत्य है वो किसी और के लिए असत्य हो सकता है और किसी और का असत्य मेरे लिए सत्य हो सकता है। ये बात बोलता है स्यादवाद, यानी कि ट्रुथ इज रिलेटिव। 100% कोई भी चीज सही नहीं होगी, 100% कोई भी चीज गलत नहीं होगी। जैसे कि बोलते हैं देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज ओनली ग्रे। स्यादवाद इसी को समझाता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो गई। तीसरी, दी जैनास वर एडवाइज्ड नॉट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। जी हाँ, जैनियों को कृषि न करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि कृषि करते हुए आप कई प्रकार के जो जीव जंतु जो उस मृदा के अंदर मौजूद हैं, कई प्रकार के जो कीट हैं, जो इंसेक्ट्स जो हैं, जो पेस्ट हैं उस मृदा के अंदर रहते हैं, कृषि करते हुए हम उनकी जान हमको लेनी पड़ती है ताकि हमारी फसल जो है वो बची रहे। और जैनी धर्म जो है वो अहिंसा को सबसे सर्वोपरि मानता है। किसी की जान लेना तो जैन धर्म के अंदर बिल्कुल ही निषेध है। इसलिए महावीर जैन ने या जैनी फिलोसफी ने जैनों को एग्रीकल्चर कृषि करने के लिए मना किया था। इसलिए ज्यादातर जैनी समाज के जो लोग हैं वो कृषि नहीं, वो व्यापार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तर भी हमारा हो गया। 2 और 3 ठीक है, तो आंसर इसका भी आ जाएगा बी। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं आपको किस प्रकार से सारे क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता जा रहा हूं वीडियो के अंदर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इंडियन लैंग्वेजेस। पहली स्टेटमेंट रहेगी संस्कृत, पाली एंड प्राकृत आर इंडो आर्यन लैंग्वेज। दूसरी स्टेटमेंट, हिंदी डेवलप्ड आउट ऑफ अपभ्रंशा, हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ। तीसरा, कश्मीरी इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत, कश्मीरी संस्कृति से बहुत, कश्मीर जो है वो संस्कृत भाषा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो संस्कृत, पाली एंड प्राकृत आर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। सबसे पहले, व्हाट आर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस? देखिए, हम जानते हैं कि वैदिक काल में भारत के अंदर ब्लैक सी के पास से आर्यन ट्राइब के लोग आए थे। वो अपने साथ इंडो आर्यन भाषाएं लेकर आए थे। आर्यंस के द्वारा भारत में लाई गई भाषा को हम इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं, जो इंडो यूरोपियन भाषाओं का हिस्सा है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में से एक शाखा जो निकलती है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है। और आर्यंस ही अपने साथ संस्कृत भाषा लेकर आए, क्योंकि वो संस्कृत के अंदर वेद लिख रहे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके साथ साथ संस्कृत के बाद आर्यंस के द्वारा एक और भाषा प्रचलित में लेकर आई गई जिसका नाम था प्राकृत। और तीसरी भाषा जो लेकर आई गई वो थी पाली। तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा जो आर्यंस भारत में लेकर आए। संस्कृत के बाद भारत के अंदर जो भाषा बोली जाने लगी वो प्राकृत, प्राकृत के बाद भाषा डेवलप हुई पाली। संस्कृत बोलते थे ब्राह्मण, सबसे उच्च वर्ग के लोग। प्राकृत भाषा बोला करते थे राजवंश के लोग। और पाली भाषा जो थी वो आम जनता की भाषा थी। और इस आम जनता की भाषा के अंदर ही बुद्धिज्म को प्रीच किया गया और प्राकृत भाषा के अंदर जैनिज्म को प्रीच किया गया। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई, संस्कृत, पाली एंड प्राकृत आर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। यस, दे आर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। संस्कृत, पाली और प्राकृत इंडो आर्यन भाषाएं हैं। दूसरी स्टेटमेंट, हिंदी डेवलप्ड आउट ऑफ अपभ्रंशा। जी बिल्कुल सही बात है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, मराठी, गुजराती, बंगाली, भारत के मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया एवं नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाएं जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये सब अपभ्रंशा भाषा से ही निकली थी। यह अपभ्रंशा भाषा जो है ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप का ही हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। तीसरा, कश्मीर,
कश्मीरी इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। जी बिल्कुल सही बात है। वैसे तो कश्मीरी जो है वो दार्दिक भाषा है, परंतु कश्मीरी भाषा के ऊपर संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक कश्मीर के अंदर जो वैदिक रिलीजन से जुड़े हुए ऋषि मुनि थे वो रहे। वैदिक ऋषि मुनि जो थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। इसके साथ साथ कश्मीर जो था वो उत्तर में मौजूद जो चीन से चलने वाला सिल्क रूट था उससे भी जुड़ा हुआ था। तो भाषा जो कश्मीरी डेवलप हुई वो है तो दार्दिक भाषा, परंतु भारत के साथ इसका जो सांस्कृतिक विलोप था उसके चलते संस्कृत भाषा का प्रभाव जो है वो कश्मीरी भाषा पर बहुत ज्यादा हो गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हो गई। उत्तर आएगा हमारे लिए डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। इन भाषाओं के ग्रुप के बारे में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर भी यूपीएससी के लिए, एचसीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक पूरा चैप्टर है जो डिवोटेड है इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर, जिसमें कौन सी भाषा किस भाषा से डेवलप हुई है, क्या विशेषता है उस भाषा की। पूरा का पूरा इंडो यूरोपियन, इंडो आर्यन लैंग्वेज ट्री, लैंग्वेज फैमिली, भारत देश के अंदर कितने प्रकार की भाषाएं, कितने प्रकार के डायलेक्ट, ये सब हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं। जब आर्ट एंड कल्चर की सीरीज आएगी तो इसमें मैं आपको पूरी की पूरी इंडियन लैंग्वेजेस की जो ट्री है वो आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीजोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण युग के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, द मीजोलिथिक पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार, मछली और भोजन इकट्ठा करने जीवन यापन करते थे। सेकेंड, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एज। जानवरों को पालतू बनाना यानी कि पशुपालन मीजोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग में चालू किया गया। तीसरा, द मीजोलिथिक एज पीपल प्रैक्टिस पेंटिंग। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आपसे इसमें भी सही करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तीन स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है। पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। द मीजोलिथिक पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। जी बिल्कुल सही बात है। मीजोलिथिक एज के अंदर जो इंसान था उसने अभी खेती करना स्टार्ट नहीं किया था। मध्य पाषाण युग का जो मानव था वह तीन काम करता था, या तो वह शिकार खेलता था, या वह मछली पकड़ता था, या फिर वो खाद्य पदार्थों को एकत्रित करता था और उनसे अपना जीवन यापन करता था। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक। दूसरी स्टेटमेंट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एज। जी बिल्कुल सही बात। पशुपालन जो था वो मध्य पाषाण युग के अंतिम दौर के अंदर, अंतिम चरण के अंदर आरंभ कर दिया गया था। और तीसरा, द मीजोलिथिक एज पीपल प्रैक्टिस पेंटिंग। यह भी बिल्कुल सही उत्तर है, सही स्टेटमेंट है। मीजोलिथिक एज क्या, इससे पहले जो पूरा पाषाण युग था, मध्य पाषाण युग से पहले जो पूरा पाषाण युग था उसके अंदर भी जो मानव था वह पेंटिंग किया करता था, जिसके एग्जाम्पल या अवशेष हमको भीम भेटका केव्स के अंदर मिलते हैं। भीम भेटका केव्स जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इनको शामिल किया गया है। भोपाल से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये केव्स जो है 10 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हैं, और 500 से ज्यादा केव्स जिनके अंदर हमको पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग एवं नव पाषाण युग, इन तीनों ही युगों से संबंधित चित्रकारियां जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीनों स्टेटमेंट ठीक हो गई। उत्तर आ गया हमारे लिए डी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल रहेगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो हमको अब यहां पर गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। पहला, द न्योलिथिक एज पीपल वर द फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर्स। ओके, नव पाषाण युग के लोग पहले खाद्य उत्पादक थे, यानी कि कृषि के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा, द पोटर्स व्हील वाज नॉट नोन टू द न्योलिथिक एज। कुम्हार का पहिया नवपाषाण युग के मानवों को ज्ञात नहीं था। तीसरी स्टेटमेंट, द नियोलिथिक एज पीपल यूज टूल्स ऑफ पॉलिश्ड स्टोन। नवपाषाण युग के लोग पालिश किए हुए पत्थरों का उपयोग करते थे। तो पहला, इससे पिछला क्वेश्चन हमारे लिए मध्य पाषाण युग पर था और ये वाला सवाल जो है वो नव पाषाण युग पर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। द नियोलिथिक एज पीपल वर दी फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही बात है। नियोलिथिक एज नव पाषाण युग ही वह दौर था जब मानव ने खेती करना, कृषि करना आरंभ किया था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, पोटर्स व्हील वाज नॉट नोन टू द नियोलिथिक एज ह्यूमन। तो पोटर्स व्हील वाज नॉट नोन टू द नियोलिथिक एज ह्यूमन, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो
कुम्हार का पहिया था वह नवपाषाण युग में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बारे में हमको कैसे पता लगता है और हम इसको याद कैसे करें? देखिए, पहली बात, नवपाषाण युग के मानव ने खेती करना आरंभ किया। जब हमने खेती करी, हमने कृषि किया, तो हमारे पास कृषि का सरप्लस आया। कृषि का जो उत्पादन है वो हमारे पास आया। अब उस उत्पादन को स्टोर करने के लिए हमको कोई चीज चाहिए। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसी के चलते मानव ने घड़े बनाना, या कह लो कि कुम्हार ने अलग अलग प्रकार के पोट बनाना आरंभ किया, जिसके अंदर हम अपने अनाज को स्टोर करके रखा करते थे। नियोलिथिक एज में, नवपाषाण युग में, पहले जो पोट्स हमको मिले, जो मृद भंडा हमको मिले, मृद भांड हमको जो मिले, वो हाथ से बने हुए थे। और बाद में मानव ने चक्के पर बने हुए मृद भांडों को, यानी कि पोटरी को भी बनाना शुरू कर दिया था। तो नियोलिथिक एज का जो मानव था वह पोटर्स व्हील से ज्ञात था। तो यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट, द नियोलिथिक एज पीपल यूज्ड टूल्स ऑफ पॉलिश्ड स्टोन, बिल्कुल सही बात है। नवपाषाण युग के अंदर मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया था, जिसके चलते अब जिन पत्थरों के टूल्स का, औजारों का, हथियारों का वह इस्तेमाल कर रहा था, वह बहुत ही ज्यादा चमकदार थे, पॉलिशदार थे। तो यह स्टेटमेंट भी ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी इसके अंदर। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि उत्तर जो आएगा वो ए आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर रहेगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? नियोलिथिक एज, इसी के साथ हमने नियोलिथिक एज की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी वो भी रिवाइज कर ली। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एट बुरजोम डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। बुरजोम में घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफन कर दिया गया था, या दफन कर दिया जाता था। दूसरा, कोल्दी हावा इज नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। कोल्दी हावा चावल की खेती के लिए जाना जाता है। तीसरा, ऐश माउंट्स एंड हैबिटेशन साइट्स हैव बीन फाउंड इन पिकी हाल, पिकली हाल। तो यानी कि पिकली हाल में राख के टीले एवं आवास स्थल मिले हैं। ये तीन स्टेटमेंट हमसे पूछी गई हैं, और इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढनी है। जैसे पिछले में इनकरेक्ट ढूंढनी थी, इसमें हमको करेक्ट ढूंढनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जो बुरजोम बुरजोम इलाका जो है वह कश्मीर में मौजूद है। कश्मीर में दो नियोलिथिक साइट्स थी, एक थी बुरजोम और दूसरी थी गुफकरार। बुरजोम का मतलब हुआ बर्च का वृक्ष। ऐसा इलाका जहां पर सबसे पहले बर्च का वृक्ष खोजा गया, ढूंढा गया, पाया गया, उसके अवशेष हमको मिले, उसके नाम पर इस इलाके का नाम है बुरजोम। कश्मीर में है, नियोलिथिक साइट है। दूसरी साइट रहेगी गुफकराल। गुफकराल का मतलब होता है पोटर्स केव, कुम्हार की गुफा। यह भी कश्मीर में। तो स्टेटमेंट है, बुरजोम डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इकलौती ऐसी नवपाषाण युग की साइट है, नियोलिथिक साइट है, कश्मीर में स्थित है, जहां पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पालतू कुत्ते को उसके साथ दफन कर दिया जाता था। लगभग ऐसी और कोई साइट पूरे देश के अंदर नियोलिथिक एज की हमको नहीं मिलती है जहां पर डॉग बरियल विद मास्टर्स परफॉर्म किया जाता था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, कोल्दी हावा इज नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। जी बिल्कुल सही बात। कोल्दी हावा जो है वो नियोलिथिक एज की वो साइट है जहां पर सबसे पहले हमको सबसे पुराने चावल की खेती के अवशेष मिले। कोल्दी हावा बेलन नदी के किनारे पर है। इसके साथ ही एक और जगह है जिसका नाम है माहागढ़, माहरगढ़। इसका नाम है माहरगढ़। माहरगढ़ जो है यह आज के इलाहाबाद के नजदीक है। माहरगढ़ एवं कोल्दी हावा, यह नियोलिथिक एज की दो ऐसी साइट्स हैं जहां पर हमको चावल की खेती के सबसे पुराने अवशेष देखने को मिले। तो यह स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा, ऐश माउंट्स एंड हैबिटेशन साइट्स हैव बीन फाउंड इन पिकली हाल। ठीक है जी, पिकली हाल, ऐश माउंट्स एंड हैबिटेशन साइट्स। चलो इस स्टेटमेंट को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। जो नियोलिथिक एज थी उसकी जो साइट्स हैं भारत के अंदर जियोग्राफिकली हमको तीन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। उत्तर, उत्तर के बाद मध्य भारत और मध्य के बाद दक्षिण भारत। तो उत्तर में तो बुरजोम एवं गुफकराल काफी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके साथ ही जो दक्षिण के अंदर मौजूद पिकली हाल नाम की जो जगह है, पिकली हाल नाम की जगह पर भी नवपाषाण युग का मानव जो था वो रहता था, और वह खेती भी करता था, वो जानवर भी पालता था, पशुपालन भी करता था। वो किसी एक इलाके में ज्यादा समय तक नहीं रहते थे, किसी एक इलाके में वो जाकर बसते थे।
और वहां पर अपनी गायों को, अपने जानवरों को अपने गांव के बिल्कुल बीचों बीच बांध कर रखते थे, जहां पर गाय से निकलने वाला जो गोबर था उसको समेट कर रखा जाता था और आसपास के इलाके में खेती की जाती थी। जब तक वो उस इलाके में रहकर खेती कर रहे हैं तब तक वो गायें वहीं पर रहती थी, उनका गोबर इकट्ठा होता रहता था। जब उनको यह इलाका छोड़कर जाना है, तब वो अपने उस पूरे कैंप जहां पर उन्होंने अपनी बस्ती बसाई हुई थी और गांव को पाल कर रखा हुआ था, उनके गोबर में आग लगाकर उस पूरे इलाके को ऐश माउंट के रूप में छोड़कर जाते थे और नए इलाके में जाकर जंगल काट कर वहां पर अपना दोबारा से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया करते थे। तो इसलिए जो पिकली हाल नाम की जगह है, वो ऐसी हैबिटेशन साइट्स है जहां पर नव पाषाण युग के मानव ने अपने कैंप बनाए और उन कैंप को छोड़ने के बाद वहां पर उन्होंने आग लगा दी, जिसके चलते वहां पर राख के ढेर, राख के टीले हमको देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक, 1, 2 एंड 3 तीनों ही ठीक, हमारे लिए आंसर आ जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यह क्वेश्चन भी हमारा सोल्व होता है और एंशिएंट हिस्ट्री की कई नई नई बातें भी हमको जानने को मिल रही होंगी। आई होप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में आगे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिलीजन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहली स्टेटमेंट, पीपल ट्री इज बिलीव टू बी वेनरेटेड, यानी कि ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। दूसरी स्टेटमेंट, ऑल हड़प्पन साइट्स हैव सिमिलर बरियल प्रैक्टिसेस। तीसरी स्टेटमेंट, प्रोटो शिवा कल्ट वाज पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। पहली स्टेटमेंट, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। दूसरी स्टेटमेंट, सभी हड़प्पा स्थलों में दफनाने की प्रथाएं समान है। तीसरी स्टेटमेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान प्रोटो शिवा पंथ लोकप्रिय था। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं। पीपल ट्रीज बिलीव टू बी वेनरेटेड, जी बिल्कुल सही बात है। वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन तो छोड़िए, आज तक भारत के अंदर पीपल के वृक्ष की हम पूजा करते हैं और यह पीपल का वृक्ष जो है, यह बहुत ही ज्यादा रिलीजियस माना जाता है। इसको काटने की मनाही की गई है हमारे शास्त्रों के अंदर भी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी। हमको इससे रिलेटेड एक सील मिली है, एक हमको सील मिली है, जिस सील के अंदर पीपल वृक्ष और उस पीपल वृक्ष के आसपास 7 ऋषि जो है, सप्त ऋषि भारत के, वो पूजा कर रहे हैं पीपल के वृक्ष की। यानी कि वो सील इंपॉर्टेंट है और वहां पर हमको यह दर्शाया गया है कि हमारे देश के सप्त ऋषि, सबसे प्रमुख ऋषि, जिन्होंने भारत के वैदिक रिलीजन, बाद में आने वाले जो इसके बाद डेवलप होगा रिलीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, तो उन सप्त ऋषियों को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सील पर दर्शाया गया। वैसे कोई रिलेशन नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में और वैदिक रिलीजन के बीच में। आईवीसी के जाने के बहुत समय के बाद वैदिक रिलीजन भारत के अंदर आया था, पर सप्त ऋषि वैदिक रिलीजन के अंदर भी मौजूद थे और वैदिक रिलीजन के अंदर भी पीपल ट्री की पूजा मान्य थी। आज भी पीपल ट्री की पूजा जो मान्य है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सील जिसके अंदर ऋषि मुनि जो है वो पीपल ट्री की पूजा कर रहे हैं, जिसके चलते हमको यह पता लगता है कि पीपल ट्री जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण। दूसरा, ऑल हड़प्पन साइट्स हैव सिमिलर बरियल प्रैक्टिसेस, जी नहीं, सभी हड़प्पन साइट्स जो थी यहाँ पर सिमिलर प्रैक्टिसेस, बरियल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो की जाती थी। जैसे कि जो मोहनजोदाड़ो है, वहां पर सेटलमेंट्स, जहां पर जो लोग रहते थे, उन्हीं इलाकों के अंदर ही जो बरियल सिस्टम था उसको परफॉर्म किया जाता था। यानी कि जैसे आज की डेट में जो कब्रिस्तान होते हैं वो रिहायशी इलाकों से बाहर होते हैं, जहां पर लोगों को दफन करने के लिए लेकर जाया जाता है मृत अवस्था में। परंतु हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो जो था वो जहां रिहायशी इलाके थे उसके पास ही बरियल सिस्टम परफॉर्म किया जाता था। बट और जैसे हड़प्पा जो साइट थी, हड़प्पा में सेपरेट सिमेट्रीज बनाई जाती थी, यानी कि रिहायशी इलाकों के बाहर कब्रिस्तान बनाए जाते थे और वहां पर लोगों को मृत्यु के बाद दफन किया जाता था। और एक ही प्रकार का बरियल सिस्टम नहीं था। मोहनजोदाड़ो जैसे शहर में रिहायशी इलाकों के पास ही बरियल सिस्टम था और हड़प्पा जैसी साइट के अंदर रिहायशी इलाकों के थोड़ी दूर जाकर बरियल सिस्टम था। और इसके साथ सभी को बरी भी नहीं किया जाता था। कुछ हड़प्पन साइट्स में लोगों को मृत्यु के बाद क्रिमेट भी किया जाता था, उनका संस्कार भी किया जाता था, और कुछ इलाकों के अंदर बर्न भी किया जो था
उनको बरी किया जाता था, उनको दफन कर दिया जाता था। तो यानी कि यह स्टेटमेंट जो है गलत है। सभी जगह पहली बात सेम बरियल प्रैक्टिस नहीं थी, और सभी जगह तो बरियल प्रैक्टिस ही नहीं थी, कहीं कहीं पर तो क्रिमेट करने की भी जो प्रथा थी उसको फॉलो किया जाता था। नेक्स्ट, प्रोटो शिवा कल्ट वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी बिल्कुल सही बात, इससे रिलेटेड भी हमको एक सील मिली है। प्रोटो शिवा कल्ट बहुत फेमस था। आज भी हम प्रोटो शिवा कल्ट या कह लो लिंगम पूजा करते हैं, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। वी आर स्टिल फॉलस वर्शिपर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ए कटा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि डी कटा, यानी कि सी कटा। उत्तर आया 1 और 3, एलिमिनेट हो गया इसके अंदर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, पीपल ट्री, बरियल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटोशिवा, तीन बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन की इसी क्वेश्चन ने ही हमको रिवाइज करवा दी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म आफ्टर महावीर। महावीर के बाद जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट, द थेरास वर द चीफ प्रिसेप्टर्स ऑफ द जैन ऑर्डर आफ्टर महावीर। महावीर के बाद थेर जैन संप्रदाय के प्रमुख उपदेशक थे। दूसरा, द पूर्वाज आर द डॉक्ट्राइनल टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म विच कंटेन्ड द ओरिजिनल डॉक्ट्राइन्स ऑफ महावीर। पूर्वा जैन धर्म के सैद्धांतिक ग्रंथ हैं जिनमें महावीर के मूल सिद्धांत शामिल हैं। तीसरी स्टेटमेंट, समैया एंड तेरापंथीज आर जैन सेक्ट। समैया और तेरापंथी जैन संप्रदाय हैं। और हमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो सही उत्तर हमको देना है, सही स्टेटमेंट्स इसमें से खोजनी है। तो सबसे पहले पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, थेरास। The Theras were the chief preceptor of Jain order after महावीर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि थेरा थे क्या। महावीर जैन जो थे उनके 11 सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइपल थे, उनके 11 शिष्य थे। उन 11 शिष्यों को हम गंधार बोलते हैं। उन 11 शिष्यों को हम गंधार बोलते हैं। इन गंधारों में से सिर्फ एक ही ऐसा शिष्य था जिसकी मृत्यु महावीर जैन की मृत्यु के 20 वर्षों के बाद हुई। बाकी सभी गंधार जो थे, यानी कि महावीर जैन के जो डिसाइपल थे, जो उनके शिष्य थे, जो उनके साथ रहते थे, जिनको गंधार बोला जाता था, उनमें सिर्फ एक ही ऐसा गंधार था जिनकी मृत्यु महावीर जैन की मृत्यु के बाद हुई, जिनका नाम था आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा जो थे वो बने पहले थेरा महावीर जैन की मृत्यु के बाद। जैनी धर्म के अंदर महावीर जैन की मृत्यु के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई व्यक्ति है तो वो है थेरा, यानी कि जैन ऑर्डर को चलाने वाला, जैन ऑर्डर, जैन संप्रदाय को चलाने वाला, उनके सबसे प्रमुख उपदेशक को थेरा बोला जाता है। सबसे पहले थेरा थे आर्य सुधर्मा। इसके बाद महावीर जैन के सबसे प्रचलित जो थेरा हुए उनमें से एक का नाम हम सब जानते हैं, स्थलबाहु, और दूसरे भद्रबाहु। स्थलबाहु एवं भद्रबाहु वो भी थेरा की उपाधि पाए हुए थे, और वो भी महावीर जैन के बाद ही थेरा बने। आर्य सुधर्मा के बाद वो थेरा बने। सेकंड स्टेटमेंट, द पूर्वाज आर द डॉक्ट्राइनल टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म विच कंटेन्ड द ओरिजिनल डॉक्ट्राइन्स ऑफ महावीर। जी बिल्कुल सही बात है। जो जैनी धर्म है उसके अंदर लिटरेचर सबसे पहले जो कंपाइल की गई थी उसको पूर्वाज बोला जाता था। पूर्वाज जो है वो 14 है नंबर में टोटल, और इन पूर्वाज को ही बाद में अंग नाम के लिटरेचर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था स्थलबाहु के द्वारा। स्थलबाहु ने पूर्वाज को अंग में कन्वर्ट कर दिया था। पूर्वाज 14 थे परंतु अंग जो है वो 12 है। अंग जो है वो 12 है। यह भी लिटरेचर है, जैनी लिटरेचर है, एवं स्थलबाहु के द्वारा इनको कंपाइल किया गया था। तीसरा, समैयाज एंड तेरापंथीज आर जैनी सेक्ट। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। समैयाज एंड तेरापंथीज आर जैनी सेक्ट। जैन धर्म मुख्य रूप से तो दो भागों में विभाजित हुआ, दो सेक्ट में विभाजित हुआ, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर यानी कि जो कपड़े नहीं पहनते हैं, जो नग्न अवस्था के अंदर रहते हैं। श्वेतांबर को हम व्हाइट क्लैड के नाम से भी जानते हैं, एवं दिगंबर को हम स्काई क्लैड के नाम से भी जानते हैं।
जो श्वेतांबर है वो स्थल बाहु के फॉलोअर है, एवं दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के फॉलोअर है। अब स्थल बाहु और भद्रबाहु ये दोनों कौन थे, इनको भी थोड़ा और हम जान ले। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैनी धर्म में दो सबसे प्रमुख आपके उपदेशक थे, जिनका नाम था स्थलबाहु एंड भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य के अंदर यानी कि उत्तर भारत के अंदर बहुत लंबे समय का अकाल पड़ा। इस अकाल से छुटकारा पाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलागोला नाम के स्थान पर चले जाते हैं, जहां पर वो संथारा करते हैं, जिसके तहत उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उन्हें आपका कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, बुद्धिज्म के अंदर हम निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं, एवं जैनी धर्म के अंदर हम कैवल्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए जैन धर्म के अंदर आपको संथारा करना होता है, जिसके तहत आप स्टारवेशन से, अपने आप को भूख से मृत्यु के घाट पर उतार देते हो और उससे आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण कर्नाटका में स्थित श्रवण बेलागोला नाम के स्थान पर जाकर संथारा करके कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं। पीछे पाटलिपुत्र के अंदर रह जाते हैं स्थलबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के संथारा करने के बाद भद्रबाहु उत्तर वापिस पहुंचते हैं, पाटलिपुत्र वापिस पहुंचते हैं और जाकर वो देखते हैं कि स्थलबाहु ने जैनी धर्म के अंदर कई सारे बदलाव लेकर आए। वह बदलाव जो महावीर जैन के द्वारा नहीं बताए गए थे या उनके विचारधाराओं से थोड़ा सा अलग थे, स्थलबाहु ने उन बदलावों को जैनी धर्म में इंट्रोड्यूस करवाया। भद्रबाहु इसके खिलाफ थे। भद्रबाहु का कहना था कि महावीर जैन ने जो बोला है, जैन धर्म के अंदर सिर्फ उन्हीं बातों को सत्य माना जाएगा और उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाएगा। परंतु इन दोनों की आपसी वैचारिक लड़ाई को लेकर जैन धर्म जो था वो दो सेक्ट में विभाजित हो गया। एक बना आपका श्वेतांबर और एक बना आपका दिगंबर। बाद के समय में श्वेतांबर और दिगंबर भी दो सेक्ट में डिवाइड हुए, जिनको हम समैयाज एंड तेरापंथीज बोलते हैं। जैनी धर्म के अंदर वह लोग जो मूर्ति पूजन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, मूर्ति पूजन के बिल्कुल खिलाफ है, जो सिर्फ स्क्रिप्चर्स को, लेखों को, लिटरेचर को ही सुप्रीम मानते हैं, उन्हीं की ही पूजा करते हैं, उनको समैयाज या तेरापंथी बोला जाता है। दिगंबर समाज में वह लोग जो मूर्ति पूजन नहीं करते हैं उनको समैयाज बोला जाता है, एवं श्वेतांबर समाज में जो मूर्ति पूजन नहीं करते हैं उनको तेरापंथी बोला जाता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। समैयाज यानी कि दिगंबर समाज के जो लोग मूर्ति पूजन नहीं करते और तेरापंथी श्वेतांबर समाज के वो लोग जो मूर्ति पूजन नहीं करते। तो 1 भी ठीक, 2 भी ठीक, 3 भी ठीक, आंसर आ जाएगा डी। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिस्ट संघ। पहला, बुद्ध was always in favor of women joining the Buddhist संघ। बुद्ध सदैव महिलाओं को बुद्ध धर्म में, बुद्ध संघ में शामिल करने के पक्ष में थे, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, द मेंबर्स ऑफ ऑल वर्नास कुड जॉइन द बुद्धिस्ट संघ। सभी वर्णों के सदस्य बुद्ध संघों में शामिल हो सकते थे। तीसरी स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मोंक्स टुक अप ए फिक्स्ड अबोर्ड एंड मेडिटेटेड। वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षु एक निश्चित निवास स्थान लेते थे और ध्यान करते थे, मेडिटेट करते थे। तो इसमें भी हमको करेक्ट उत्तर ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में जानना है। तो पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। बुद्धा वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ वुमेन जॉइनिंग द बुद्धिस्ट संघ। जी नहीं, यह गलत स्टेटमेंट है। बुद्ध जो थे उन्होंने संघ के निर्माण के बाद अपने सबसे खास शिष्य आनंद को यह बोला था कि मैं नहीं चाहता कि विमेन जो है वो संघ का हिस्सा बने। परंतु बुद्ध के सबसे खास शिष्य आनंद और उनकी फोस्टर मदर गोमती, जो उनकी सौतेली माँ जो थी बुद्ध की, उन दोनों के कहने पर बुद्धा ने विमेन को संघ का हिस्सा बनाने की इजाजत दी, जबकि बुद्ध जो थे वो इसके फेवर में नहीं थे। बुद्ध इसके फेवर में नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, द मेंबर्स ऑफ ऑल वर्नास कुड जॉइन द बुद्धिस्ट संघ। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। किसी भी वर्ण के लोग जो थे वो बुद्ध संघ को ज्वाइन कर सकते थे। सिर्फ जो क्रिमिनल है
इसके साथ साथ अगर किसी को किसी प्रकार की कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिसीज है, वह लोग बुद्ध संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, और 15 साल से छोटी उम्र के लोग जो थे वो बुद्ध संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। बाकी महिलाएं भी पुरुष भी ज्वाइन कर सकते थे। आपको बस स्वस्थ होना है, 15 साल से ऊपर होना है, और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप बुद्ध संघ को ज्वाइन कर सकोगे। ठीक है जी। दूसरा, ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मॉन्क्स टुक अप ए फिक्स्ड अबोर्ड एंड मेडिटेटेड। ये भी बिल्कुल ठीक है कि इसको वास बोला जाता था। जब मॉनसून का सीजन आता था तो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भिक्षु या भिक्षुकाएं जो थी, महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही ध्यान करने के लिए एक फिक्स्ड अबोर्ड, एक फिक्स जगह पर चले जाया करते थे। इसके चलते बुद्धिज्म में चैत्य और विहार नाम का आर्किटेक्चर भी हम पढ़ते हैं। चैत्य वो इलाके, वो एरियाज जहां पर बुद्ध मोंक जो है वो मेडिटेट करते हैं, और विहार यानी कि हॉस्टल जहां पर बुद्ध मोंक्स रहा करते थे। तो बारिश के दिनों में, मॉनसून के दिनों में जो बुद्ध मोंक थे वो 4 महीनों के लिए अपने आसपास के लोगों को छोड़कर ध्यान करने के लिए चले जाया करते थे, जिसको वास बोलते थे। यह स्टेटमेंट भी ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत थी। उत्तर आ जाएगा बी, 2 और 3 ओनली। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोका के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट, सम अशोकन इंस्क्रिप्शन आर इन द ग्रीक लैंग्वेज। अशोक के कुछ शिलालेख ग्रीक भाषा में हैं। दूसरी स्टेटमेंट, द अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव आल्सो बीन फाउंड इन द मॉडर्न डे तमिलनाडु। अशोका के शिलालेख आधुनिक तमिलनाडु में भी पाए गए हैं। तीसरी, देर इज अ रेफरेंस टू द चोलाज एंड पांड्याज इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोका के शिलालेखों में चोलों और पांड्यों का उल्लेख भी मिलता है। इसमें भी हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन ग्रीक लैंग्वेज, यह स्टेटमेंट ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थी, जो अशोका के द्वारा स्थापित किए गए शिलालेख जो थे, यह ग्रीक लैंग्वेज में भी थे, यह अरमाइक लैंग्वेज में भी थे, यह प्राकृत लैंग्वेज के अंदर भी थे। 3 भाषाओं के अंदर अशोका की इंस्क्रिप्शन शिलालेख हमको देखने को मिलते हैं, ग्रीक भाषा, अरमाइक भाषा एवं प्राकृत भाषा। इसके साथ साथ 4 लिपियों में हमको देखने को मिलते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन। 3 भाषाएं हैं, 4 लिपि हैं। पहली लिपि रहेगी खरोष्टी, दूसरी ब्राह्मी, तीसरी ग्रीक भाषा, ग्रीक लिपि, आर्मैक भाषा, आर्मैक लिपि। 3 भाषा, 4 लिपि। पहली जो लिपि है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जिसको पूरे भारत के अंदर, उत्तर, मध्य एवं दक्षिण भारत के अंदर जब शिलालेख अशोका ने लगवाए तो उसमें प्राकृत भाषा का एवं ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ पेशावर के इलाके में, आज के पाकिस्तान के पेशावर के इलाके के अंदर अशोका ने जो आपके इंस्क्रिप्शन लगवाए, जो शिलालेख लगवाए, वह खरोष्टी स्क्रिप्ट एवं ब्राह्मी लैंग्वेज के अंदर थे, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर एवं खरोष्टी स्क्रिप्ट में थे। इसके साथ साथ इससे भी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आज के कंधार के इलाके में, आज के मॉडर्न डे कंधार के इलाके में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन हमको मिलती है, वो ग्रीक भाषा एवं ग्रीक स्क्रिप्ट में है। इसके साथ साथ आर्मैक भाषा एवं आर्मैक ही स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। यानी कि 3 भाषाएं एवं 4 स्क्रिप्ट्स में अशोकन इंस्क्रिप्शन पूरे देश में हमको देखने को मिली। तो पहली स्टेटमेंट हो गई ठीक। दूसरी स्टेटमेंट, द अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव आल्सो बीन फाउंड इन द मॉडर्न डे तमिलनाडु। जी नहीं, अशोकन इंस्क्रिप्शन दक्षिण में, सबसे दक्षिण में, उत्तर दक्षिण कर्नाटका के बाद हमको देखने को नहीं मिलती हैं, तमिलनाडु के अंदर हमको देखने को नहीं मिलती हैं। सबसे दक्षिण के अंदर जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो दक्षिणी कर्नाटका में ही स्थित है, तमिलनाडु एवं केरल के अंदर हमको अशोकन इंस्क्रिप्शन नहीं मिलती। तीसरी स्टेटमेंट, देर इज ए रेफरेंस टू द चोलाज एंड पांड्याज इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। जी बिल्कुल, इसी सदर्न कर्नाटका में मिलने वाली अशोकन इंस्क्रिप्शन के अंदर ही अशोका ने अपने दक्षिण में मौजूद जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो उनके बारे में मेंशन किया है, जिनमें चोला, चेरा, पांड्या, सत्यपुत्रा, केरला पुत्रा, इन सबको मेंशन किया गया है। और यह भी बताया गया है कि इन सब के साथ जो अशोका थे या जो मौर्यन राजवंश था, उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, मित्रता भरे संबंध थे। फ्रेंडली नेशन के बारे में इनके बारे में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ठीक, तीसरा ठीक, दूसरी स्टेटमेंट गलत, 1 और 3 ओनली, यानी कि सी इज द आंसर।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टैक्सेशन ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स, यानी कि मौर्य काल के दौरान कराधान के बारे में निम्नलिखित ये कथनों पर विचार करें। पहला, पिंडाकारा वॉज ए टैक्स जॉइंटली कलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। पिंडकार गांवों के एक समूह में संयुक्त रूप से लिया जाने वाला कर था। दूसरा, हिरण्य वॉज ए टैक्स विच वॉज नॉट पेड इन काइंड बट इन कैश। हिरण्य एक कर था जिसका भुगतान वस्तु के रूप में नहीं बल्कि नकद में किया जाता था। तीसरा, द टैक्सेस फॉर द प्रोविजन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन वर कलेक्टेड वेयर द स्टेट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशन। सिंचाई के लिए पानी के प्रावधान के लिए कर था जो उन इलाकों से एकत्रित किया जाता था जहां पर सरकार के द्वारा, जहां पर राज्य के द्वारा आपको सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाया जा रहा है। चौथी स्टेटमेंट, द विलेजर्स वर रिक्वायर्ड टू सप्लाई द प्रोविजंस टू द रॉयल आर्मी। ग्रामीणों को अपने क्षेत्रों से गुजरने वाली शाही सेना को प्रावधानों की आपूर्ति करने की आवश्यकता थी। 4 स्टेटमेंट दी गई है, यहां पर भी हमको करेक्ट उत्तर ढूंढना है। तो दोस्तों, करेक्ट उत्तर, पिंडकारा वॉज ए टैक्स जॉइंटली कलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो मौर्यन राजवंश था उस दौरान कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। कई प्रकारों के टैक्स में से पिंडकारा एक ऐसा टैक्स था जो कलेक्टिवली कई सारे विलेजेस के ऊपर लगाया जा सकता था, ग्रुप ऑफ विलेजेस के ऊपर लगाया जा सकता था, या किसी केस में सिर्फ एक ही विलेज के ऊपर भी इसको लगाया जा सकता था। जब एक पूरे गांव से या 3 4 5 गांवों के समूह से इकट्ठा एक टैक्स वसूल जो किया जाएगा, कर जो वसूल किया जाएगा, उसे नाम दिया गया है पिंडाकारा कर। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक। दूसरी स्टेटमेंट, हिरण्या वॉज ए टैक्स विच वॉज पेड इन काइंड बट इन कैश। तो हिरण्या जो था यह ऐसा कर था जिसको कैश में पे करना जरूरी होता था। इसका मतलब कर 2 तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। पहला, या तो आपने जो प्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर में, जो आपकी फसल हुई, आप उस फसल को ही उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में आप स्टेट को दे दोगे, या फिर उस फसल को आप बाजार में बेचोगे, उसको कैश में कन्वर्ट करोगे और उसका एक हिस्सा आप टैक्स के रूप में राज्य को दे दोगे। तो हिरण्या एक ऐसा टैक्स था जिसमें फसल को नहीं परंतु फसल को बेचने के बाद पैसे के रूप में टैक्स दिया जाता था। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरी, द टैक्सेस फॉर द प्रोविजन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन वर कलेक्टेड वेयर द स्टेट वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशन। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अर्थशास्त्र में यह लिखा कौटिल्य ने कि हमको नए नए इलाकों के अंदर जाकर खेती करने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी आबादी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम हमारे स्टेट को और ज्यादा शक्तिशाली करना चाहते हैं, तो हमको ज्यादा मात्रा में खेती करने की आवश्यकता है, ज्यादा आबादी बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। तभी ज्यादा लोग सेना का हिस्सा बन पाएंगे और स्टेट शक्तिशाली होगा। इसी के लिए मौर्याज ने प्रोवाइड करना शुरू किया लोगों को नई नई खेती करने के लिए जमीन। जो मौर्यास थे वो गंगा के किनारे के आसपास के जंगलों को काट कर नई नई बस्तियां बसाने लगे। लोगों को उनके घरों से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया गया कि आप नए गांव बसाएं, नए इलाकों में जाकर खेती कीजिए, वहां पर हम आपको खेती करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी प्रोवाइड करेंगे। जिससे लोगों ने उन इलाकों को छोड़ा जहां पर वो पहले से रह रहे थे और नए नए इलाकों में वो जाकर बसे। जिसके चलते गंगा के किनारे पर फैला हुआ जो कल्चर था, वह कल्चर गंगा के इलाके से भी बाहर फैलने लगा। जो हमारा वैदिक कल्चर, वैदिक रिलीजन, सांस्कृतिक कल्चर जो था, वो बाहर के इलाकों में भी फैलने लगा। और इस इलाके में जहां पर खेती के लिए, सिंचाई के लिए राज्य के द्वारा पानी मुहैया करवाया जाता था, उसके ऊपर राज्य टैक्स भी लगाता था, कर भी लगाता था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चौथा, द विलेजर्स वर रिक्वायर्ड टू सप्लाई द प्रोविजंस टू द रॉयल आर्मी, यह भी ठीक है। कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र में लिखा है कि जब जब कोई भी सेना किसी गांव से गुजरेगी तो उस गांव के लोगों को उस सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह भी एक प्रकार का कर था जो सभी गांव वालों को इकट्ठा होकर देना पड़ता था और पूरी सेना की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करनी होती। ठीक है जी, तो चारों ही ठीक हुए, उत्तर आ गया डी। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोसाइटी ड्यूरिंग द मॉडर्न मौर्यन टाइम्स। मौर्य काल के दौरान समाज
के बारे में कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहला, दी अतविकास वर दी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दी मौर्यन टाइम्स। मौर्य काल के दौरान आत्विक वनवासी समुदाय थे। दूसरी स्टेटमेंट, दी विमेन वर एम्प्लॉयड एज स्पाइज एंड दी किंग्स बॉडीगार्ड्स। महिलाओं को जासूस और राजा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था। तीसरी स्टेटमेंट, दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर पेड इन लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग दी मौर्यन टाइम्स। मौर्य काल के दौरान सरकारी अधिकारियों को भूमि अनुदान के रूप में भुगतान किया जाता था। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। सही स्टेटमेंट को खोजना है। पहली स्टेटमेंट, द अतविकास वर दी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मौर्यन टाइम्स के अंदर जंगल में रहने वाले लोगों को, वनवासी लोगों को आत्विक बोला जाता था। दूसरी स्टेटमेंट, द विमेन वर एम्प्लॉयड एज स्पाइज एंड द किंग्स बॉडीगार्ड, यह भी बिल्कुल ठीक है। मौर्य काल के अंदर महिलाओं को राजा के अंगरक्षकों के रूप में शामिल किया जाता था। बेसिकली महिलाओं को आर्चर्स के रूप में शामिल किया जाता था, जो राजा की सुरक्षा की एक कड़ी थी। एवं स्पाइस के रूप में, यानी कि जासूसों के रूप में भी विमेन को सेना में शामिल किया जाता था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा, द गवर्नमेंट ऑफिशियल वर पेड इन लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स, जी नहीं। मौर्यन टाइम्स में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको कैश में सैलरी दी जाती थी। अर्थशास्त्र इसके बारे में हमको बताता है कि मिनिमम 60 पाना सैलरी हुआ करती थी और मैक्सिमम जो थी वो 48,000 48,000 पाना सैलरी हुआ करती थी। यानी कि मिनिमम 60 पाना और मैक्सिमम 48,000 पाना। इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था कि सबसे न्यूनतम सैलरी 60 पाना और सबसे अधिकतम 48,000। ज्यादातर जो प्रिंस हुआ करते थे, जो राजकुमार हुआ करते थे, उनको अलग अलग मौर्य वंश में मौजूद राज्यों का गवर्नर बनाया जाता था और उनको गवर्नर बनाने के बाद जो वेतन दिया जाता था वह बहुत ही ज्यादा होता था। यानी कि वेतन में बहुत ही ज्यादा डिस्पैरिटीज मौर्यन टाइम में मौजूद थी। अगला, तो 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कुशान्स। कुशानों के बारे में हमसे सवाल किया गया है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, द कुशान किंगडम वाज फॉर्म्ड बाय इंडो ग्रीक्स। कुशान साम्राज्य का गठन इंडो यूनानियों द्वारा किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट, कुजूला कडिफिसिस। कुजूला कडिफिसिस ने कुशान साम्राज्य की स्थापना की। तीसरी स्टेटमेंट, सम कॉइन्स ऑफ द कुशान्स वर द इमिटेशंस ऑफ द रोमन कॉइन। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसका सही उत्तर ढूंढते हैं। द कुशान किंगडम वाज फॉर्म्ड बाय इंडो ग्रीक, जी नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। कुशान जो थे वो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए हुए एक ट्राइब थी। यह इंडो ग्रीक नहीं थे। ये सेंट्रल एशिया में से आए थे और जी कुजूला कडिफेसिस ने ही इस कुशान किंगडम की स्थापना की थी। बेसिकली कुजूला कडिफेसिस ने मध्य एशिया के अंदर मौजूद यूएची ट्राइब के लोगों को एकत्रित किया, उनको एक साथ लेकर आए, जिसके चलते उनकी जो पावर थी वो इंक्रीज हुई और उसके चलते उन्होंने सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े इलाके के ऊपर कब्जा किया और उसके बाद वह थोड़ा दक्षिण एशिया की तरफ बढ़ते हैं एवं काबुल, बैक्ट्रिया के आसपास के इलाके को वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर कुछ समय बाद कश्मीर को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं और धीरे धीरे वो भारत के अंदर भी आ जाते हैं। एक तरफ मौर्य राजवंश खत्म हो रहा था और उसके साथ साथ कुशान्स जो थे वो भारत की सीमाओं के ऊपर दस्तक देना आरंभ कर देते हैं। कुशान से पहले इंडो ग्रीक्स, साकाज, पार्थियंस, यह भी भारत के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में मौजूद थे। कुशान्स अंत में आए एवं कुशान्स सबसे शक्तिशाली सेंट्रल एशियन ट्राइब के रूप में भारत में आते हैं और भारत के एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर वह कब्जा कर लेते हैं, यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इसके साथ साथ कुशानों के भारत में आने से भारत में समाज, भारत में आर्थिक, राजनीतिक कई सारे बदलाव आए, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उनको हम फिर किसी वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ सम कॉइन्स ऑफ द कुशान्स वर द इमिटेशंस ऑफ द रोमन कॉइन, यह भी ठीक है। कुशान्स ने जो सिक्के इशू किए थे भारत के अंदर वह रोमन कॉइन्स की नकल थे। रोमन के कॉइन्स को या रोम साम्राज्य के कॉइन्स को डिनारियस ओरियस बोला जाता था। उन डिनारियस ओरियस कॉइन्स की नकल कुशानों ने भारत के अंदर चालू की, जो कि
सोने के बने हुए होते थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत, 2 और 3 ठीक, आंसर आ गया हमारे लिए बी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री डियोडोरस, जियोग्राफी आर्यन, एवं इसके साथ इंडिका स्ट्रैबो, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर। इसमें से हमको विच ऑफ द पेयर्स, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, सही पेयर हमको चूज करना है। सही पेयर चूज करना है सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री डियोडोरस, बिल्कुल सही बात, लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री डियोडोरस के द्वारा लिखित किताब है। इसके बाद जियोग्राफी, जियोग्राफी आर्यन ने नहीं लिखी थी, जियोग्राफी स्ट्रैबो ने लिखी थी, स्ट्रैबो को जियोग्राफी का फादर भी बोला जाता है, तो यह गलत हो गया। तीसरा इंडिका, इंडिका स्ट्रैबो जी नहीं, इंडिका जो थी वो आर्यन ने लिखी थी, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गई। चौथी नेचुरल हिस्ट्री बाय प्लिनी, प्लिनी ने यह किताब लिखी थी, यह स्टेटमेंट ठीक है, 2 और 3 गलत, और पहली स्टेटमेंट ठीक, यानी कि उत्तर है बी 1 एंड 4 ओनली। तो यह किताबें किसने लिखी हैं, ये सभी यूरोपियन राइटर हैं, जिन्होंने भारत एवं और भी कई सारे इलाकों के बारे में इतिहास में लिखा है। लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री डियोडोरस द्वारा रचित है, जियोग्राफी स्ट्रैबो द्वारा रचित है, इंडिका आर्यन द्वारा रचित है, एवं जो नेचुरल हिस्ट्री है यह प्लिनी द्वारा रचित है। ठीक है जी, तो आंसर है बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द विमेन ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम्स, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती डेट्स ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम्स इन द ईरान इंस्क्रिप्शन, सती प्रथा का सबसे पहला ऐतिहासिक साक्ष्य एरन शिलालेख में गुप्त काल के दौरान मिलता है। ठीक है जी। द कोर्टियंस वर लुक्ड डाउन एज अनचेस्ट विमेन, वेश्याओं को दुष्ट स्त्रियों के रूप में देखा जाता था। तीसरा, अर्ली मैरिज एंड प्री प्यूबर्टी मैरिजेस वर प्रेफर्ड, शीघ्र विवाह और यौवन पूर्व विवाह को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, सही उत्तर ढूंढते हैं। द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ईरान इंस्क्रिप्शन जो थी, ईरान इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त, भानुगुप्त के द्वारा उसको लगवाया गया था, और इसी ईरान इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया गया है भानुगुप्त, जो कि भानुगुप्त के जो जनरल थे आर्मी के, गोपराज, उनकी मृत्यु के बारे में। गोपराज की किसी जंग में, किसी बैटल में मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते गोपराज की जो पत्नी थी उनको सती कर दिया जाता है, उनके साथ ही, उनकी चिता के साथ ही जो गोपराज की पत्नी है उनको सती कर दिया जाता है। और पहले सबसे पुराने हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एविडेंस सती प्रथा के हमको ईरान इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलते हैं, जो भानुगुप्त के द्वारा इशू करवाई गई थी, और उसमें गोपराज की मृत्यु के बारे में मेंशन किया गया है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक। दूसरा, दी कोर्टियंस वर लुक डाउन अपॉन एज अनचेस्ट वुमेन, जी नहीं, जो कोर्टियंस महिलाएं थी उनकी भी इज्जत थी गुप्ता समाज के अंदर, उनके काम को भी एक अलग प्रकार के व्यवसाय के रूप में देखा जाता था, जिसके चलते उनको नीचे, उनको दुष्ट नहीं बोला जाता था, उन स्त्रियों को दुष्ट नहीं बोला जाता था। तीसरा, अर्ली मैरिजेज एंड प्री प्यूबर्टी मैरिजेज वर प्रेफर्ड, जी बिल्कुल, यह माना जाता था गुप्त काल के अंदर के महिलाओं की शादी जो है वो प्यूबर्टी के आने से पहले ही कर देनी चाहिए, छोटी उम्र के अंदर ही शादी कर देनी चाहिए, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। आंसर इज 1 एंड 3 ओनली, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देवी चंद्रगुप्ता डील्स विद द स्टोरी ऑफ एक्सेशन ऑफ द थ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, देवी चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने की कहानी से संबंधित है। मुद्रा रक्षा डेल्ट विद द मौर्यन ओवरथ्रो ऑफ द नंद एम्पायर, मुद्रा रक्षा ने मौर्य द्वारा नंद राजा को उखाड़ फेंकने से निपटा। तीसरी स्टेटमेंट, मालविका अग्निमित्रम डील्स विद द लव स्टोरी ऑफ द सुंग किंग एंड हिज लव इंटरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सही स्टेटमेंट ढूंढनी है इसके अंदर भी हमें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा पहली स्टेटमेंट, देवी चंद्रगुप्तम डील्स विद द स्टोरी ऑफ एक्सेशन ऑफ द थ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जी नहीं, देवी चंद्रगुप्तम किताब जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय उनके बारे में है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने आखिरकार कैसे राजगद्दी हासिल करी, यह किताब देवी चंद्रगुप्तम के अंदर कहानी बताई गई है, जो कि मुद्रा रक्षा के द्वारा
जो कि विशक दत्ता के द्वारा रचित है। विशक दत्ता जो थे वो गुप्त वंश के अंदर आए एक लेखक थे जिन्होंने देवी चंद्रगुप्त नाम किताब लिखी। इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय कैसे गद्दी के ऊपर बैठते हैं इस कहानी को बताया गया है। दूसरा, मुद्रा रक्षा डेल्ट विद द मोरन ओवरथ्रो ऑफ द नंद किंग। जी ठीक है, यह किताब भी विशक दत्ता के द्वारा ही रचित है, जो कि मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बताती है। विशक दत्ता गुप्त वंश के अंदर आए, परंतु वह किताब जो लिख रहे हैं, एक किताब देवी चंद्रगुप्तम और दूसरी किताब मुद्रा रक्षा। मुद्रा रक्षा किताब मौर्य वंश के बारे में लिखी गई, पर गुप्त वंश में लिखी गई, विशक दत्ता के द्वारा उसको रचित किया गया। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जो कि कैसे मौर्य वंश ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और पूरे मगध के इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया, उससे वह डील करती है। इट इज राइट। और तीसरी, मालविका अग्निमित्रम डेल्ट विद द लव स्टोरी ऑफ द सुंग किंग एंड हिज लव इंटरेस्ट। मालविका अग्निमित्रम जो थी यह भी गुप्त वंश के दौरान लिखी गई। यह कालिदास द्वारा रचित एक किताब है। इस किताब में मालविका एवं अग्निमित्र यानी कि जो सुंग डायनेस्टी के राजकुमार थे अग्निमित्रम, उनके और उनके मालविका के साथ प्रेम विवाह के बारे में इस कहानी में लिखा गया है। उनके प्रेम संबंध के बारे में जिक्र किया गया है। यूपीएससी ने इसके ऊपर पहले भी सवाल पूछा था, यहाँ पर हम भी इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहली स्टेटमेंट गलत है, 2 and 3 इज राइट, यानी कि आंसर इज बी। तो दोस्तों, यानी कि आज के हमारे इस सेशन के अंदर 20 सवाल हमने डिस्कस किए और 20 सवालों से रिलेटेड कम से कम 50 से 60 टॉपिक हमने डिस्कस किए। एंशिएंट हिस्ट्री को हमने अच्छे से रिवाइज किया। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी जिसके अंदर हम इस पूरी क्वेश्चन सीरीज को आगे लेकर चलेंगे। बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए स्पेसिफिकली एचसीएस एवं यूपीएससी के लिए लेकर आए जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ही इसमें कवर की जाएंगी। अगली वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करके हमें इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।